नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत और स्वागत है आपका शक्ति की समृद्धि के एक बेहद खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसके लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ना शादी से पहले इसे इग्नोर कर दिया जाता है। बात करेंगे पैसों की। जी हाँ, प्यार और विश्वास के साथ साथ अगर फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी हो तो रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आती है। जिस तरह दिल मिलते हैं उसी तरह ज़रूरी है कि फिनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सोच का भी मिलान होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों साथी एक दूसरे की कमाई, खर्च, बचत, कर्ज को समझते हैं तभी बनती है एक ऐसी टीम जो हर मुश्किल का सामना एक साथ मिलकर कर सकती है। तो आज के खास शो में हम इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के शो में किस किस मुद्दे पर बातचीत होगी। तो हम बात करेंगे कि शादी से पहले फाइनेंशियल सोच में तालमेल आखिरकार क्यों जरूरी हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे कि कैसे जो है वो शादी के बाद क्या फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही चर्चा इस मुद्दे पर भी कि फाइनेंशियल बेवफाई आखिरकार क्या होती है, इससे कैसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी कि पति पत्नी मिलकर कैसे बना सकते हैं निवेश की योजना, और बचत, बजट और इमरजेंसी फंड का आखिरकार महत्व क्या हो जाता है। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे जब अदिति और मनीष ने शादी की तो दिल तो मिले, लेकिन पैसों की बात अधूरी रह गई और यहीं से शुरू ही रिश्ते में दरार आनी। गाजियाबाद की अदिति और मनीष की शादी को बस 2 साल हुए थे। प्यार तो था, लेकिन पैसों को लेकर कभी खुलकर बातचीत नहीं हुई। मनीष ने अपने लोन छुपाए और अदिति ने अपने खर्च। धीरे धीरे विश्वास में दरार आने लगी। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और छुपे हुए खर्च रिश्तों पर भारी पड़ने लगे। अगर दोनों की शादी से पहले फाइनेंशियल कुंडली मिलाई गई होती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती, क्योंकि रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं, पैसों की पारदर्शिता भी जरूरी है। तो आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी फाइनेंशियल सोच जो है वो आपके पार्टनर के साथ ज़रूर मेल खाती हो। तो बिल्कुल सही कहा जाता है कि जैसे कुंडली मिलाना ज़रूरी है, ऐसे ही आपकी फाइनेंस से जुड़ी हुई सोच को भी मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर अल्पा शाह जुड़ रही हैं, जो कि महिलाओं के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्मार्ट प्लानिंग पर वर्षों से काम कर रही हैं। अल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पल्लवी जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने शक्ति की समृद्धि में मुझे ये शो पे आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम। तो जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि फाइनेंस जो है उसकी एक अलग अहमियत हो चुकी है। वो दौर निकल चुका है जब महिलाएं जो है वो सिर्फ चुपचाप घर पे रहती थी, घर के थोड़े बहुत बजट जितना पैसा मिलता था उससे मैनेज कर लेती थी, और उसके अलावा कहाँ पर जो है बचत का पैसा रखना है, निवेश कैसे करना है, इसमें शायद उनकी राय नहीं ली जाती थी। लेकिन आज एकदम वक्त बदल चुका है। तो ऐसे में शादी से पहले जो है वो फाइनेंस के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? देखिए पल्लवी जी, पहले के ज़माने में भी अगर आप मुझे पूछो तो हमारी जो माताएं थी, हमारी दादी माएँ थी, बजटिंग में उनसे बेहतर कोई नहीं था। और जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी घर में किसी भी सदस्य को, चाहे वो उनके पति हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो, पहले वो अपनी माँ के पास या वाइफ के पास या अपनी बहन के पास जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें एक अलग प्रकार की शक्ति दी है कि हम बजटिंग में, इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी अच्छी तरह से सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरी शादी का ही अगर आपको उदाहरण दूँ तो मेरी 30 साल से शादी हो चुकी है जी। और सगाई और शादी में 2 साल का अंतर था। और आप मानेंगे नहीं, ये 2 सालों में हमने हमारे पूरे शादी का खर्चा साथ में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में जुड़ा और हमने हमारे दम पे शादी का खर्चा उठाया, हनीमून का खर्चा भी उठाया, हमारा एक जॉइंट अकाउंट भी हुआ करता था। बहुत समझदारी से हमने, दिल तो हमारे मिले हुए ही थे, लेकिन जो फाइनेंशियली हमने जो डिसीजंस लिए वो आज तक हमारी जो शादी है उसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो ये आज भी हमें बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिकाएं जो हमने निभाई थी जब हम छोटे थे, जब शादी के पहले भी हमने जो ये सारे डिसीजंस लिए थे, ये बहुत आगे जाके भी काम आया। आप पल्लवी जी मानेंगी नहीं जी। कि शादी के पहले भी
हमने सारे जो खर्चे तो उठाए उठाए थे, लेकिन हमारे घर में जो हमें थोड़ा बहुत रिनोवेशन करना था, वो भी हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। मैं और मेरे पतिदेव ने साथ में मिलके वो 2 साल का समय हमने इसीलिए लिया था कि जब हम शादी करें तो हम किसी के भी ऊपर फाइनेंशियली हम बर्डन ना दे और हम हमारे पैसों से ये सारी चीजें करें। तो मेरे हिसाब से जब शादी के पहले ही पति पत्नी बैठ के अगर बात करें, ये फाइनेंशियल मुद्दों पे अगर दिल खोल के बात करें ना, तो मन तो मिले ही है, जन्म जन्म का रिश्ता भी है। लेकिन आज की जो दुनिया है, आज की जो सोच है नई पीढ़ी की, वो एकदम अलग है। और किसी भी प्रकार का कोई शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी तरह से हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए। और ये मुद्दे जो है, जैसे आपने बताया पल्लवी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो शादी आगे जाके शायद कुछ इसमें दरार आ सकती है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अल्पा जी, आपने जिस तरह से अपना उदाहरण दिया है वो वाकई एक मिसाल है तमाम दर्शकों के लिए जो आज हमारा शो देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो महिलाएं शर्म के मारे, कई बार झिझक के मारे जो हैं ये सब बातें नहीं कर पाती हैं। और ख़ास तौर पर अगर उनकी लव मैरिज नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज है, तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं एक शर्म आड़े आ जाती है। लेकिन अल्पा जी, क्या ये भी माना जा सकता है कि अगर यही चीज़ें जो है, अगर इस बारे में पहले बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं ये बाद में जाकर जो है वो अनबन की एक बड़ी वजह भी बन सकता है? और खास तौर पर मैं अरेंज मैरिजेस की बात करूंगी, जहां पे आज भी अगर हम टीयर 2 टीयर 3 शहरों में जाते हैं तो वहां पर जो है वो लड़कियां अभी भी उतना खुल के बात नहीं कर पाती हैं। पल्लवी जी, मैं बहुत हद तक आपसे सहमत हूँ। क्योंकि हम जब मेट्रो सिटी में रहते हैं, हम खुद जब काम करते हैं महिलाएं, तो हमें थोड़ी समझ बूझ होती है ना। जब पैसे कमाते हैं तो थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट स्किल्स होती है हमारे में। लेकिन जैसे आपने बताया, जो घर पे हैं, जो बाहर की दुनिया से इतनी वाकिफ नहीं है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहती है, उनके लिए ये सारे मुद्दों में बात करना एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि उनको कल्चरली शायद घर पे ही ये नहीं समझाया जाता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो मेरा ये यहाँ पे उन लोगों से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये कहीं कभी भी मत समझिए कि हम पैसों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अगर समझदार जो है आपके सामने, अगर आपके जो फ्यूचर के पति हैं, जो जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, उनसे अगर आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से रखेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ 2-4 चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना जरूरी है कि कहीं पे भी हमारी बातों में ये नहीं आना चाहिए कि हम सेल्फिश है या हम बहुत ही मनी माइंडेड है। पैसों से ही सारी मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें ना की जानी चाहिए, लेकिन पैसों की वजह से हम जो आगे की जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकते हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे में किसी को कभी भी कोई बुरा लगने की कोई ऐसी चीज है। दूसरी, कभी भी कोई महिला को पैसों के बारे में बात करने से डरना चाहिए। ये मेरा सबसे पहला ये सजेशन रहेगा कि व्हेन यू टॉक अबाउट मनी, यू शुड नेवर गेट स्कैर्ड। आपको डरना नहीं है, कोई फियर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, जो बात करने की स्टाइल है, जो मुद्दा आप पेश करने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत समझदारी से आपको पेश करना चाहिए। तो शादी के पहले भी मुझे ये लगता है कि सारी महिलाओं को, जैसे कि आप काफी सारी चीजें चेक करते हो ना, बैकग्राउंड चेक करते हो, फैमिली कैसी है, पढ़ा लिखा कैसा है, कितना कमाता है। अगर आप लड़के में कितना कमाता है वो सोच रहे हो, तो लड़की को भी ये पूरा हक है कि लड़के के जो कमाने के बाद पैसों के साथ व्यवहार कैसा है, वो जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि अगर आप बाकी सब चीज़ें जो है वो चेक कर रहे हैं, लड़के का बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो देख रहे हैं कि परिवार कैसा है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि लड़का कमाता कैसे है, और अगर कमा रहा है तो क्या उसको बचत करने की आदत है या नहीं है, निवेश करने की आदत है तो है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि खर्चे बहुत ज़्यादा जो है वो परिवार करता है। ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा अल्पा जी, आपने बड़ा अच्छा ना एक अपना एग्जाम्पल दिया था कि आपने जो है अपनी पूरी
प्लानिंग वगैरह जो है वो पूरी की थी, हनीमून की भी प्लानिंग की थी। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हनीमून की प्लानिंग के साथ साथ जो है वो कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा रहता है। शादी से पहले जो है हर कपल के मन में यही होता है कि मुझे हनीमून के लिए एक अच्छा सा प्लान करना है, लेकिन अगर इसके साथ साथ ही अगर बातचीत की जैसे शुरुआत होती है कि भाई हनीमून की प्लानिंग चल रही है, उसके साथ साथ अगर वो आगे फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात कर लेते हैं तो अच्छा भी रहेगा और शायद किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। जी। पल्लवी जी, हनीमून की प्लानिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी की जैसे हम तैयारी करते हैं ना, कि भाई शादी में कितना खर्च करना है, कितने लोगों को बुलाना है, कौन से हॉल में रखना है, जो आपका बजटिंग होता है ना, यही सारी चीजें हम जब हनीमून प्लान करते हैं तब भी हमें करना चाहिए कि भाई डेस्टिनेशन के लिए कितना खर्चा है। अगर आपकी शादी 2 साल के बाद है तो आपको ये भी समझना है ना कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2 साल के बाद अगर वही डेस्टिनेशन में मुझे जाना है तो मुझे कितना खर्चा लगेगा। उसके लिए आज शायद आपको एक बहुत बढ़िया सा निवेश करना जरूरी है। मैं तो ये सबको एडवाइस दूंगी कि एक जॉइंट अकाउंट खोलना चाहिए शादी के पहले भी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और शादी के बाद जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक कर रहे हो, उसमें आप अपने बैंक अकाउंट में अपना सरनेम चेंज करके वही अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हो। जब आप अकाउंट खोलते हो तो उसमें बहुत फायदे होते हैं। एक तो आप दोनों देख सकते हो कि खर्चे कितने हो रहे हैं, जी। दोनों साथ में इस अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, तो आप हनीमून का एक कॉर्पस क्रिएट कर रहे हो, आप शादी के खर्चे के लिए भी एक पैसा जमा कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, दोनों की मैच्योरिटी लेवल, एक दूसरे को समझने की शक्ति बढ़ती है, और दोनों एक दूसरे को गाइड भी कर सकते हैं। अगर कोई एक खर्चालू है तो वो जो दूसरा पार्टनर है वो उसको थोड़ा सा प्यार से समझा सकता है कि देखिए, हमें हनीमून के लिए इतना पैसा लगेगा, हमें शादी के लिए इतना पैसा लगेगा, तो आप आज ये खर्चा अगर नहीं करोगे तो आगे जाके ये इसमें फायदा होगा। बेसिकली ये हम पहले से ही, शादी के पहले ही एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी चीज है। और जैसे हम शादी के पहले एक दूसरे के घर के जो मेंबर्स होते हैं उनको कितना समझने की कोशिश करते हैं, जी। उनके कल्चर में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, छोटे बच्चों के साथ प्यार से बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक हिस्सा है शादी के बाद हम कैसे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जेल हो जाए, और बहुत फायदा होता है। मेरे ख्याल से ये करना बहुत जरूरी है। और जब हनीमून की प्लानिंग कर रहे हो तो पहले लिख दीजिए कि हमें इतना ही खर्चा करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक अब है। बहुत बार ऐसे भी हो सकता है पल्लवी जी कि एक पार्टनर को कुछ ज्यादा खर्च करना हो, दूसरे पार्टनर को कम करना हो, तो एक बीच का रास्ता अपनाइएगा। बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स ना करते हुए प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को समझ के कभी लेट गो करिएगा, कभी आप स्ट्रिक्टली बात करिएगा। ये आपको बहुत जरूरी है कि कैसे, कब, कौन सा आपको टेक्निक यूज करना है, ताकि आपके पार्टनर को बुरा भी ना लगे और आपका पैसा भी जो है वो अच्छी तरह से खर्च भी हो और आप एंजॉय भी कर सके। बिल्कुल, तो आप अच्छे तरह से जो है एंजॉय कर सके, खर्च जो है वो भी आपका पूरा पड़ जाए, तो इसके लिए अल्पा जी ने बड़ा अच्छा तरीका जो है वो सुझाया है। वो बता रही हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक जॉइंट अकाउंट जो है वो शादी से पहले आप दोनों ओपन कर लीजिए, उसमें जो है वो अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते जाइए। इस तरीके से जो है आप अपने हनीमून के लिए जो है वो पैसा इकट्ठा आसानी से कर सकते हैं, और इससे जो है थोड़ा सा एक आप लोगों में जो है वो मैच्योरिटी भी आ जाएगी कि किस तरीके से हमें शादी के बाद जो है वो आगे खर्चों को लेके जाना है, कैसे जो है हमारी जो एक शादी की पार्टनरशिप है उसके साथ साथ हमें अच्छी फाइनेंशियल पार्टनरशिप को भी अंजाम देना है। तो अल्पा जी, ऐसे में क्या दोनों पार्टनर्स को अपनी इनकम, खर्चों की पूरी जानकारी भी शादी से पहले एक दूसरे के साथ साझा कर देनी चाहिए, ताकि आगे जाके किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई गलतफहमी जो है वो ना हो? और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें इसके साथ? पल्लवी जी, जरूर शेयर करना चाहिए, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। आपको सारी चीज अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि एक आप विश्वास के साथ ही ये एक आप नींव जो है वो आप डाल रहे हो। अगर आप कोई भी चीज छुपाओगे अपने पार्टनर से तो ये सही नहीं होगा, चाहे वो पत्नी है या पति है। आपको अपनी इनकम, आपको अपने ईएमआईज, आपके खर्चे, आपकी हैबिट्स, आपने जो भी अब तक इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपको डिटेल में शादी के पहले ना भी बताना हो तो अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेटवर्थ के बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करिए। सिबिल स्कोर आपका
कुछ ही दिनों पहले मैं एक बहुत प्यारा सा वीडियो आपने पोस्ट किया था, आपका जो इंटरव्यू था सिबिल स्कोर पे, वो बहुत ही अच्छा वीडियो था। सभी दर्शकों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिबिल स्कोर एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको अपने पार्टनर की, स्पेशली जब आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, जी। जब आप लव मैरिज में नहीं हो, आपको शायद काफी सारी चीजें पता नहीं है। और इसमें कोई किसी को बुरा लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए नए हो। जितना हो सके उतना समझना जरूरी है। तो सिबिल स्कोर जो है वो एक बहुत अहम एक चीज है, एक डिटर्मिनेशन है, जिसमें आपको ये समझना जरूरी है कि अगर सिबिल स्कोर सही नहीं है तो शायद आपके पार्टनर को ये समझ बूझ नहीं है कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लीज शेयर भी करिए और पूछिए भी, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। और कोई ज्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा खर्चा करेगा, कोई कम खर्चा करेगा, लेकिन साथ में बैठ के समझदारी से, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की है, वाइफ की है, पत्नियों की है, क्योंकि भगवान ने उसे शायद ऐसे बनाया है कि वो ये सारी चीजों में माहिर है। तो अगर उसे लगता है कि कहीं पे हस्बैंड या कहीं पे अपने पार्टनर को वो समझा सकती है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो ये रोल उन्हें जरूर प्ले करना चाहिए। मैंने मेरी लाइफ में ये बहुत किया हुआ है। काफी हद तक मैंने मेरे पूरे फैमिली का इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, बच्चों का प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, मेरे पति का भी प्लानिंग मैं बहुत हद तक खुद करती हूँ, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट हूँ, शायद मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं खर्च कर लूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा रोल है, और ये एक बहुत अच्छा हम उदाहरण भी दे सकते हैं दूसरी महिलाओं को, कि जिस घर में महिला फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट में अगर मास्टरी हासिल करती है तो पूरे फैमिली का बहुत उद्धार होता है। और रही फाइनेंशियल प्लानिंग की बात, तो आपको एसआईपी जरूर करनी चाहिए हर चीज के लिए, चाहे वो हनीमून प्लानिंग हो, मैरिज प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों का प्लानिंग हो, आपका खुद का मिड लाइफ प्लानिंग हो। सबसे बढ़िया एक जरिया अगर है तो वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको एसआईपी जरूर शुरू करनी चाहिए, और उसके बाद बहुत सारी और चीजें हैं जो आपके अपने एसेट एलोकेशन के आधार पर आगे जाके और भी सारी चीजें आप जरूर कर सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और अल्पा जी, आपने बड़े सारे जो हैं हमें यहाँ पे गुरु मंत्र जो हैं इसमें दे दिए हैं इस जवाब में, कि आपको जो है वो सिबिल स्कोर जो है वो ज़रूर चेक करना है अपने पार्टनर का। और सिबिल स्कोर के बारे में जैसा कि अल्पा जी अभी बता भी रही थी कि हमने जो है कुछ समय पहले ही जो है वो शो किया था, और बहुत बेहतरीन शो है। अगर अब तक आपने ये शो नहीं देखा है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, इसी शो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उस सिबिल स्कोर के शो का भी लिंक जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अल्पा जी ने आपको ये भी बताया कि सिप ज़रूर करनी चाहिए, और अपने तमाम लक्ष्यों को, अपने गोल्स को जो है ना वो सिप के साथ एसोसिएट कर दीजिए। जिस तरीके से अल्पा जी जो है वो बता रही हैं कि वो अपने घर की फिनेंस मैनेजर है, मैं उन्हें फिनेंस मैनेजर ही बोलूँगी क्योंकि पूरे घर का फिनेंस जो है वो मैनेज कर रही हैं, तो आप भी अपने घर की फिनेंस मैनेजर बन सकती हैं, फिनेंस मिनिस्टर भी बन सकती हैं, आप जो चाहे बन सकती हैं। बस आपको क्या करना है, आपको जो है फिनेंस का हमारा ये शो बहुत अच्छा शो है, और हमारा सिप का टिप शो है। इसके अलावा फिनेंस से जुड़े हुए तमाम शोज़ हैं, आराम से आप बैठ के देखिए, उनसे जितनी भी सीख मिल रही है उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अपने घर के खर्चों को जो है वो कैसे मैनेज करना है। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है वो आगे जाकर परेशानी नहीं होगी। खैर अल्पा जी, इस बीच में जो है हमारे पास कुछ दर्शकों के हमारे सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो जयपुर से पायल चोपड़ा का है। ये कह रही कि मैं शादी से पहले जो है वो कोई ईएमआई भर रही थी और अभी तक जो है ये अपनी ईएमआई चुका रही हैं, तो क्या इन्हें अपने पति को ये बता देना चाहिए? पायल जी, जरूर बताना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ही बहुत फायदा है। एक, अगर ईएमआई है यानी कि आप तो लोन पे कर रहे हो, आपके ऊपर तो बर्डन है, आपको जितना हो सके जल्द से जल्द डेट फ्री होना है, इन सारी ईएमआई से मुक्त होना है। जितना आप अपने पति से बात करेंगे, जितना आप उनको कॉन्फिडेंस में लाएंगे, शायद आपके पति को तो पता ही नहीं है कि आप इतने बड़े ईएमआई या जो बर्डन आपके ऊपर है वो आप पे कर रहे हो। जैसे ही आप बताओगे, शायद आपको वो मदद रूप होगा। और मेरे ख्याल से कोई भी चीज हम जब शादी करते हैं तो छुपानी नहीं चाहिए। तो प्लीज मैं आपको यही एडवाइस करूंगी। और दूसरी बात,
जो भी ईएमआई आपका है, अगर आप उसके साथ 20% जितना एसआईपी जोड़ दे, सपोज आप 10,000 रुपए का ईएमआई भर रही है, तो आप 2,000 रुपए का साथ में उसमें एसआईपी भी कर लीजिए। ताकि होगा क्या कि जब आप ईएमआई भरते हैं, आप घर तो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्री हो ही जाएगा क्योंकि आप ईएमआई भर रही है, लेकिन आप जितना अमाउंट का लोन लिया है उतना डबल पे कर रही है। जी। घर आपका फ्री हो जाएगा, आप डेट फ्री भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप 2,000 रुपए का एसआईपी अगर 10,000 रुपए के सामने करते हो, तो जो पैसा आपने इतने सालों में भर दिया है वो भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो आप आज सबसे पहले एक चीज करिए, अपने पतिदेव से बात करिए कि मैं ये ईएमआई भर रही हूँ, प्लीज आप मुझे मदद करिए कि मैं इसके अगेंस्ट थोड़ा एसआईपी कैसे शुरू करूं। चाहे वो ईएमआई आपको पे करने में मदद करे कि ना करे, एसआईपी में भी अगर आपको मदद करेंगे, तो जब आपका घर डेट फ्री हो जाएगा, जब आपके पास अपना घर भी आ जाएगा, आपका लोन भी चुकता हो जाएगा, शायद जितना पैसा आपने इतने सालों में ईएमआई में भरा है वो आपके बैंक में लिक्विडिटी में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो प्लीज आप अपने पतिदेव से बात करिए, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकेंगी। बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने अल्पा जी बताया है। ईएमआई जितनी आपकी जा रही है उसका 20% जो है आप एसआईपी में कर लीजिए। एसआईपी में जैसे पैसा जो बढ़ेगा, जो ईएमआई में आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, वो एसआईपी में जो है वो आपको वापस मिलता जाएगा। बड़ा अच्छा तरीका है और मैं तमाम दर्शकों से कहूँगी कि इस फॉर्मूला को एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, दिल्ली से है रेखा पाटिल का। ये कह रही हैं कि हमारे बीच में जॉइंट अकाउंट तो है लेकिन वो सिर्फ नाम का है, पैसे इनके पति ही कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे में अब इन्हें क्या करना चाहिए? यही अल्पा जी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है और कई जगह पर आज भी महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि उनसे जो है किसी तरह की राय जो होती है वो नहीं ली जाती है जब बात आती है घर के पैसों की। पल्लवी जी, आप और मैं शो कर रहे हैं, हमारे लिए शायद बहुत सारी चीजें इजी है, हम कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बोल नहीं सकती है, जो नहीं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको एक कम्युनिकेशन जो है ना वो करना पड़ेगा, बात अच्छी तरह से करनी पड़ेगी जिससे आपके पति को बिल्कुल उनके ईगो को हर्ट ना हो, उनको बुरा ना लगे। उनको समझाने की जो आपकी एक स्टाइल होगी वो आपको अच्छी तरह से सीखनी पड़ेगी। आपको बहुत ही पेशेंटली और परसिस्टेंटली, जिसको हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कंटिन्यूअसली ये कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हम जब बहुत सालों तक निवेश करते हैं तो करोड़ों रुपया मिलता है ना, वो पेशेंस है हमारा। वैसे ही आपको एक बार, दो बार, 50 बार भी अगर आपके पतिदेव से ये बात करनी पड़े तो आप बिल्कुल ही अपना जो है वो गुस्सा नहीं होना है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको मेडिटेशन जरूर करिएगा ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ। तीसरी चीज है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बड़े बुजुर्ग या कोई समझदार इंसान आपके घर में हो, या जिससे आपके पतिदेव बहुत खुल के बात कर रहे हो, जिससे वो अच्छी तरह से जो समझा सके आपके पतिदेव को, उनको आप इन्वॉल्व करिए। या फिर अगर उनसे भी नहीं हो पा रहा है तो आप ये अपनी दुविधा जो है वो एक काउंसलर को या एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट होते हैं ना आजकल, हम उनकी मदद भी जरूर ले सकते हैं। हम हमारे बच्चों के लिए काउंसलर के पास जाते हैं, हम मैरिज काउंसलर्स के पास जाते हैं। आजकल तो शादी के पहले ये एक प्रथा है कि आपको एक मैरिज काउंसलर के पास जाके बैठ के ये पूरे मैरिज के बाद कैसे जिंदगी को मैनेज करना है ये सीखना जरूरी है। कितने सारे मैरिज काउंसलर्स आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। मैं कितने सारे मैरिज काउंसलर्स के बोर्ड में हूँ, मैं उनको एडवाइस करती हूँ। जब भी उनको लगता है तो वो मुझे इन्वॉल्व करते हैं कि आप आइए और इनको समझाइए कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी और पैसों के बारे में चर्चा करने से जो लोग हिचकिचाते हैं वो क्यों सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप काउंसलर के पास जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना बैंक अकाउंट सेपरेट रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना पैसा, अपना बैंक अकाउंट अलग से भी आप रख सकते हैं, उनको मैनेज भी अलग से कर सकते हैं। किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके आप अपने लिए खुद की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कुछ भी छुपाना नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए करने का पूरा हक है। अगर आप घर में आप काम नहीं कर रहे और अगर आप होम मेकर है तो आप अपनी
घर खर्चे में से आप अपने लिए भी एसआईपी जरूर कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कोई भी पति इस दुनिया में अपने पत्नी को अपनी एसआईपी करने के लिए रोक सकता है, अगर इनको हम अच्छी तरह से बात करके अगर अच्छी तरह से इसको मैनेज करें तो। और अपनी सेल्फ केयर और अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको, ये आपका हक है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्यार से लड़ना भी पड़ेगा। अगर आपके पतिदेव नहीं सुनते हैं तो प्लीज ये किसी और की मदद से भी आप इसको जरूर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने रेखा जी को बड़ी अच्छी जो एडवाइस दी है, क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे तब तक जो है वो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो रेखा जी, आप जो है सबसे पहले अपने हस्बैंड से, अपने पति से एक बार बात ज़रूर कीजिए, उन्हें समझाइए कि क्यों ज़रूरी है आज के वक्त में जो दोनों लोग हैं, क्योंकि क्या है, पति पत्नी क्या है, एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, सिक्के के दो पहलू हैं, उन दोनों की सोच मिलना ज़रूरी है। तो ऐसे में फाइनेंस से रिलेटेड सोच जो है वो भी ज़रूर मिलनी चाहिए और कल को कोई परेशानी ना हो आगे जाकर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मिल बांट कर जो है वो खर्चे करें, निवेश के बारे में बातचीत करें। और अगर आपको लग रहा है रेखा जी कि आगे जाकर जो है आपके पति नहीं मानेंगे तब भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं, घर खर्च के लिए जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे थोड़ी करके जो है एसआईपी शुरू कर दीजिए, या फिर जब जब आपके पास पैसा आए थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो निवेश करते जाइए, ताकि आपके पास भी एक फिनेंस की जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो बनी रहे। खैर अल्पा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या हमें कुछ बड़ी अच्छी जानकारी देने जा रही हैं। देखिए दिव्या हमें बताने जा रही हैं कि कपल्स के लिए ना, जब फाइनेंस की प्लानिंग होती है या वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उनको कुछ ऐसे सवाल हैं वो आपस में एक दूसरे से ज़रूर पूछने चाहिए, उनको समझना चाहिए इन सवालों के ज़रिए एक दूसरे को। तो क्या वो सवाल हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सोच मिलती है या नहीं है? ये दिव्या से जानते हैं। जी बिल्कुल पल्लवी जी, जैसा कि आप भी कह रही हैं, जैसा कि अल्पा मैम ने भी कहा, और हम लगातार अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके लव लाइफ गोल्स, आपके मैरिड गोल्स, आपके ट्रैवल गोल्स तो मिलने ज़रूरी हैं ही, लेकिन आपके फाइनेंशियल गोल्स मिलने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आज 7 वो कौन सी चीज़ें हैं, वो टिप्स हैं या फिर वो सवाल हैं जो आप अपने पार्टनर से ज़रूर पूछिए। आप अपनी शादी से पहले या शादी के इनिशियल स्टेज में ही आपको ये चीज़ें फाइनेंशियल तौर पर क्लियर कर लेनी चाहिए। देखिए नंबर 1, अगर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं तो क्या आप पैसों की बात बिना झिझक के कर सकते हैं? कई बार क्या होता है, कपल में से दोनों में से कोई एक शख्स या फिर कई बार दोनों शख्स जो है बहुत झिझकते हैं पैसों से रिलेटेड बात करने में। कहाँ कितना खर्चा करना है, खर्चा किसको करना है, दोनों लोगों में से ये चीज़ें आमतौर पर आड़े आती हैं। लोग ओपनली पूछते नहीं हैं, ये सोचते हैं कि कहीं सामने वाला ये ना समझे कि हमारे पैसों पर आपकी नज़र है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी रिश्ते में बंधते हैं तो आपको कोई भी बात बिना झिझक के पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, और खासकर कि जब बात पैसों की हो, क्योंकि पैसों से ही घर चलता है, गृहस्थी चलती है। इसके अलावा अगर नंबर 2 पर मैं आपको बताऊँ तो क्या आपके लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्य एक जैसे हैं? एक दूसरे से ये क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं, क्या ख़रीदना चाहते हैं, निवेश किस लिए करना चाहते हैं, क्या वो गोल्स आपके मिलते हैं? मान लीजिए आप पैसे जोड़ रहे हैं ट्रैवल के लिए और आपका जो पार्टनर है वो पैसे जोड़ रहा है घर खरीदने के लिए। अब ये जो दोनों गोल्स हैं बहुत ज़्यादा अलग हैं, आपकी प्रायोरिटी अलग है, पार्टनर की अलग है, फिर आगे जाके इन चीज़ों को लेकर क्लैशेस होते हैं, इसलिए पहले ही क्लैरिटी रखनी चाहिए। नंबर 3 पर अगर आपको बताएं तो क्या आपकी बचत और खर्च करने की आदतें मिलती जुलती हैं? दोनों में से, एक कपल में से दोनों में से कौन ज़्यादा बचत करता है, कौन कहाँ कितना खर्च करता है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा फालतू चीज़ों पर तो खर्चा नहीं करता है, कोई बचत ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बचत बहुत ज़्यादा करते हैं और जहाँ पर खर्चा करना भी चाहिए वहाँ कुछ ज़्यादा ही संकुचित तरीके से खर्चा करते हैं। तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए पहले ही। इसके अलावा आगे बढ़ें तो आपको बताएं, क्या आप दोनों एक दूसरे के कर्ज के बारे में जानते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक दूसरे के क्या लोन्स चल रहे हैं, लोन्स की रीपेमेंट हुई है नहीं हुई है, कितनी बाकी है, कितना ईएमआई कटता है महीने का, ये सब आपको अपने पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जब एक मंथली बजट आप बनाएंगे अपनी गृहस्थी का तो उसमें ये सब फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ें तो क्या
बजट बनाने का काम दोनों मिलकर करते हैं या सिर्फ एक पार्टनर करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या दोनों ही लोग फाइनेंशियली एक्टिव हैं, मतलब फाइनेंशियल तौर पर सेविंग्स को लेकर एक्टिव हैं, या फिर एक ही शख्स है जो बजट बनाने का काम करता है। अब मान लीजिए एक शख्स ने बजट तैयार कर लिया लेकिन दूसरा शख्स जो है उसके बजट के हिसाब से चल नहीं रहा है, खर्चे उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो फिर आगे जाके जो है क्लैशेस होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाते हैं, लोगों के ओपिनियंस अलग हो जाते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो क्या आपने घर के रोज़मर्रा के खर्चों को बांटने के बारे में बातचीत की है? जो डेली के खर्चे होते हैं, कुछ सामान लाना है, कहीं खाना खाने जाना है, कहीं मूवी देखने जाना है, जो इस तरीके के खर्चे होते हैं उनको भी आपको अच्छी तरीके से आपस में बांट लेना चाहिए। आगे बढ़ें तो आपको बताते हैं 7वां क्या चीज़ें जो आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए कि आप दोनों ने इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस की ज़रूरतों पर प्लानिंग की है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा और भी कई इंश्योरेंस हैं जो लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं कि आपके पार्टनर ने वो ली हैं या नहीं ली हैं। और कहीं सारा पैसा SIPs में या फिर सेविंग्स में ही तो नहीं जा रहा है, ऐसी जगह जो इमरजेंसी पर निकाला ना जा सके। तो इमरजेंसी फंड जो है ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए एक मैरिड लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। इसके अलावा आगे बढ़ें तो 8वां सवाल में हम आपको बताते हैं कि आपको उसकी क्या क्लैरिटी रखनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, ये 7 ही पॉइंट थे जो हम आपको बताने वाले थे। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आप शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ एक साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आगे अपनी गृहस्थी चलाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं आगे जाके बहुत ज़्यादा एक मैरिड लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, आपने बहुत अच्छे जो हैं वो सवाल जो हैं ये रखे हैं सबके सामने, तमाम दर्शकों के सामने। आपकी अगर शादी होने वाली है, लव मैरिज है, तो आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं वो आपस में बैठकर इस बारे में चर्चा करते होंगे। लेकिन अगर ये एक अरेंज मैरिज है तो आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने बारे में पहले बताएं कि आप अपने फिनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं। जब आप अपने बारे में बताएंगे तो सामने वाले की बात जो है वो सुनना आपके लिए आसान हो जाएगा, सामने वाला भी आपसे धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। और फिर ये जो फासले होते हैं ना कि फाइनेंसेस को लेकर हमें पहले बात नहीं करनी है, करना कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता है कि पता नहीं ये क्यों मुझसे मेरे फाइनेंसेस के बारे में जानना चाहता है या फिर जानना चाहती है, ये फासले ना मिटने लग जाते हैं। खैर वापस मैं अल्पा जी के पास चलती हूँ। अल्पा जी, पार्टनर अगर फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा रहता है, लेकिन कई बार जो है हमने ये भी देखा है कि फाइनेंशियल तौर पर ना गैर जिम्मेदार होते हैं। कमाई बड़ी अच्छी होती है लेकिन उसको लुटाते भी उतनी ही अच्छे तरीके से हैं। बहुत ऐसे शौक होते हैं जैसे कि भाई महंगी महंगी गाड़ियां ले लेना, बड़ी बड़ी EMI चुकाकर जो है वो घर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट लिए हुए हैं, या हर साल जो है वो 2-3 विदेशी दौरे करने ज़रूरी हैं। यानी कि जितनी आजकल मैं देखती भी रहती हूँ कि इस तरह के बहुत सारे पोस्ट जो है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिखते रहते हैं कि तनख्वाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा जो है अच्छा पैकेज मिला हुआ है, लेकिन खर्चा जो है वो भी उतना जो है ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर कोई किसी का पार्टनर जो है वो फाइनेंशियल तौर पर गैर जिम्मेदार है तो उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत ही बड़ी दुविधा है, क्योंकि आज हम इतना लोगों में पीयर प्रेशर है, शो ऑफ है, और ये सोशल मीडिया में डालने का जो एक जुनून है उसकी वजह से बहुत कंपैरिजन हो रही है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे पार्टनर्स के साथ बात करके जब भी हम निवेश करते हैं या खर्चे करते हैं, दोनों को साथ में बैठ के एक डिसीजन लेना है। प्लानिंग के पूर्वक आपको खर्चे करने हैं और आपको इन्वेस्टमेंट्स भी करना है। यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम माइनस जो भी एक्सपेंडिचर है, बचा कुचा आपको निवेश नहीं करना है। इनकम माइनस आपका जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, उनके लिए जो आप निवेश कर रहे हो वो निवेश हो जाए, उसके बाद जो बचता है वो आप खर्चा करिए। दूसरा, आप जितना भी कमा रहे हैं दोनों मिलके, अगर आप 2 लोग कमाते हैं तो मेरी जिंदगी में तो मैंने यही किया कि मेरा पूरा जो सैलरी था, पैसा था, वो हमने हमेशा निवेश किया, और मेरे पति के जो सैलरी थी उनसे हमने घर चलाया। तो आज क्या हुआ ना कि बहुत ही पैसा इकट्ठा हो गया, पैसिव इनकम जनरेट हो गई, खर्चे भी हमने बहुत कंट्रोल में रखे थे, हम लोग डेट फ्री है। तो आप ये समझिए कि लंबे समय में अगर आप दोनों लोग कमा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। एक की इनकम से आप खर्चे करिए, एक की इनकम को निवेश करिए, ताकि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आगे जाके हमें बहुत काम में आए। तीसरी चीज जो है, जैसे कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है सारी चीजें, कि आपको अपना मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, नॉमिनेशन, विल ड्राफ्टिंग, सक्सेशन प्लानिंग, महिलाओं को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनको ये पता नहीं है तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है।
मैरिज सर्टिफिकेट्स से लेके आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एड्रेस चेंज, सरनेम चेंज, वोटर आईडी, इंश्योरेंस पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शादी के बाद तो बहुत ध्यान से आपको करना है। और मैंने जैसे कि बताया कि एसआईपी बहुत अच्छी चीज है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कितना खर्चा करना है, कितना स्पेंड करना है और कितना आपको निवेश करना है, ये सारा कैलकुलेशन जो है वो आपको किसी अच्छे एक्सपर्ट के साथ बैठ के या काउंसलर्स के साथ बैठ के समझ के करना है। प्लीज इंटरेस्ट ले लीजिए। बहुत बार महिलाएं जो है ना, वो उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि ये सारी चीजों में, उनको लगता है ये मेरे पतिदेव का ही काम है, वो ही करेंगे। प्लीज ऐसा मत करिए, कोई लेजी एटीट्यूड मत रखिए। आपको बहुत समझदारी से इसमें आगे बढ़ना है और टाइम देना है, प्रायोरिटी देनी है। जैसे हम हमारे हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, वैसे आपको अपने वेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी है। और लास्ट में एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जितना हम पैसा कमाते हैं, जितना हम खर्च करते हैं, जितना हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इंपॉर्टेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसे को हम कैसे बचाएं। आज हम कमा रहे हैं, आज हम बहुत पैसे हमें मिल रहे हैं, भगवान ना करे कल कुछ ऐसा हो गया कि हमारी नौकरी चली गई, हमारे धंधे में नुकसान हो गया, या हम जो ब्रेड अर्नर था उसको कुछ हो गया, तो पैसा कंजर्व करना ना, कंजर्वेशन ऑफ मनी, वो एक महिला जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से समझती है। भगवान ने उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझ बूझ दी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर महिला कंजर्वेशन में पैसे को बचाने के लिए भी अगर बहुत सारा ध्यान रख सकती है, तो ये पूरे फैमिली का, बच्चों का, नेक्स्ट जनरेशन का, सबका बहुत उद्धार होता है। तो जी। ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल। लास्ट की चीज बताऊंगी, सॉरी, बट ये एक बहुत अच्छी एक सीख है जो मैंने सीखी है और मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि कभी हम पैसों के लिए प्लीज झगड़े मत करिएगा। कोई भी पति पत्नी पैसों के लिए झगड़े मत करिएगा। और क्या होता है ना, झगड़े करते हैं जब हम कुछ बोल देते हैं पैसों के लिए, तो वो जिंदगी भर दिमाग में रहता है और हमारी रिलेशनशिप बहुत खराब हो सकती है। पैसा जो बैंक में था वो पैसा उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होने वाला है। तो प्लीज झगड़े मत करिएगा। और दूसरा, मुझे ऐसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, पैसों के लिए हमें हमारे रिलेशनशिप में दरार नहीं लानी चाहिए। बिल्कुल। काउंसलर से बात कर रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे, 90% शादियां जो टूटती है, डिवोर्सेस जो होते हैं या अनबन जो होती है ना, वो दो चीजों से होती है आज के जमाने में। एक पैसों की वजह से और दूसरा रिलेशनशिप, एक्सटर्नल मैरिज अफेयर्स हो या जो भी और कोई चीजें हो। तो प्लीज पैसों की वजह से शादियों में दरार आए या डिवोर्स हो, वो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सारी महिलाएं जो हमें सुन रही है, इससे काफी सारी चीजें सीखेगी और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर पाए। बिल्कुल, तो हमने इसीलिए जो है ये खास शो आपके लिए बनाया है, तमाम महिला दर्शकों के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करना शादी से पहले भी बहुत ज़रूरी है, शादी के बाद भी बहुत ज़रूरी है। और अल्पा जी ने जैसा बताया कि निवेश से जुड़े हुए जितने भी फैसले होते हैं उसमें भी आपको भी, तमाम महिलाओं को जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, आज की महिलाएँ जो हैं वो घर इतने अच्छे से संभालती हैं, बाहर नौकरी करने जाती हैं, घर का पूरा बजट जो है वो मैनेज करती हैं। जब आप बजट मैनेज कर सकती हैं तो आप ये भी मैनेज कर सकती हैं कि कहां पर जो है कैसे निवेश करना है, कितना पैसा निवेश करना है, क्योंकि ऐसा जब आप करेंगी तो आगे जाके आपको ये पता होगा कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो पैसा जो है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, आपको सब कुछ पता होगा। क्योंकि अगर ब्रेड अर्नर नहीं रहता है, जैसा कि अल्पा जी ने बताया, तो कई बार जो होता है वो महिलाएं एकदम भटक जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हम घर के खर्चे कैसे चलाएं। तो जब आप तमाम फैसलों में शामिल होंगी, आपको तमाम चीज़ों की जानकारी होगी कि कौन से बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, SIP जो है वो कितनी जा रही है, इस तरीके की चीज़ें, या इंश्योरेंस से जुड़े हुए, टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपको पता है, तो आपको पता होगा कि पैसा जो है वो मुझे बाद में किसी भी तरह की मुश्किल में कैसे मिल सकता है। खैर अल्पा जी, इस बीच में हमारे पास एक दो और सवाल हमारी महिला दर्शकों के आए हैं, तो कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। नोएडा से आरती वर्मा का सवाल है, ये कह रही कि शादी के बाद जो मेरी इनकम है वो घर में ही पूरी खर्च हो जाती है, तो ऐसे में भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए अल्पा जी?
देखिए, जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट अगर आप जितना भी घर खर्चा आपका है उसमें से 10% 15% आप अपने लिए अगर एसआईपी शुरू करोगे, सबसे इजी चीज जो है वो है एसआईपी। तो प्लीज आप 5,000 10,000 जितना आपसे हो पाता है आप एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी कर दीजिए। और मैं तो बोलूंगी इसको परपेचुअल कर दीजिए, कोई एंड डेट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपको पैसा वापस चाहिए आप ले सकते हो। जी। और मेरे हिसाब से एसआईपी ये महिला के लिए बहुत अच्छा एक इजी रूट है। आप एसआईपी तुरंत शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एसआईपी जो है वो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आगे जाके किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जैसा कि अल्पा जी ने पहले भी हमें बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पहले खर्चे कितने हो रहे हैं, उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको मैं निवेश करूँ। पहले आप निवेश के लिए पैसा निकालिए ताकि आपको ये पता हो कि भाई मुझे किस किस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से जो है आप सिप रखिए। और उसके बाद जो है जो पैसा बच रहा है उसको घर खर्च में इस्तेमाल करिए। इससे जो है आपकी सेविंग जो है होनी शुरू हो जाएंगी। अगला सवाल जो है वो ज्योति का आया हमारे पास पटना से। ये कह रही कि मेरे पति जो हैं हर खर्च का हिसाब तो मांगते हैं लेकिन खुद कभी नहीं बताते हैं, तो ये कितना सही है? अल्पा जी, यही हम बात कर रहे थे कि हर घर की अपनी एक अलग कहानी होती। काफी महिलाएं आज भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं। जी, देखिए क्या है ना, ये बहुत ही एक्चुअली तो पर्सनल सवाल है। और मैं मैरिज काउंसलर नहीं हूँ तो मैं साइकोलॉजी नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे बोलूंगी आपको कि आप प्लीज अपने पति से बात करिए, डरिए मत। और थोड़ा सा पोलाइटली अच्छी तरह से उनको बिल्कुल दुखी ना करिए। और बताइए कि आपके अंदर जो आप जूझ रहे हैं, आपकी जो दुविधा है, खोल के आप बात करिए। और दूसरी एक मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जी। आपको ये समझना चाहिए कि ये आपका हक है, आपका अधिकार है। अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपकी खुद की जो अपने नाम की जो प्रॉपर्टी है या आपके पति की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये सब में अगर कोई भी, शायद कोई भी लोन आपके पति की हो, क्रेडिटर्स हो, चाहे कुछ भी एक्सट्रीम सिचुएशन कुछ ना हो, ये पैसा जो है वो आपका है, स्त्री धन जिसको हम बोलते हैं। जी। और आप ज्वेलरी है, आपकी जो गोल्ड में आपने जो निवेश करा है ज्वेलरी में वगैरह, वो भी आपका खुद का रहता है। तो आप ये सारी चीजों को समझ लीजिए। एटलीस्ट ये सारी चीजों में तो आपसे कोई कभी कोई मांग नहीं सकता है या कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में भी आप समझिए और कम्युनिकेशन बढ़ाइए और खुल के बात करिए और हिम्मत जुटाइए। और किसी एक्सटर्नल काउंसलर को आप इन्वॉल्व करिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, तो किसी काउंसलर की जो है आप मदद ले सकते हैं। आप अपने परिवार में भी किसी की मदद ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात को अच्छे से समझता है और उसको आगे जो है अच्छे से बैठ के सुलझा सकता है, तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। खैर, आखिर में अल्पा जी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि शादी से पहले फाइनेंशियल बातचीत जो है वो अभी भी परिवारों में नहीं होती है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि लव मैरिजेस में तो चलिए अब फिर भी पार्टनर्स जो है वो बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर अरेंज मैरिज होती है वहाँ पे तो उसे एक टैबू माना जाता है। लोगों को लगता है कि ये हमारे पैसे के शायद पीछे पड़े हुए हैं इसलिए बात कर रहे हैं पैसों के बारे में। तो ऐसे में एक टैबू के बजाय इसे ट्रस्ट बिल्डिंग का हिस्सा जो है वो कैसे बनाया जाए समाज में? ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और हमारे देश में अगर देखा जाए तो 50% महिलाएं हैं। और आजकल तो आप मुझे पर्सनली पूछो तो पैसों के बारे में बात करने में बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेटियां, महिलाएं पढ़ाई कर रही है, काम कर रही है, बहुत मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो जब हम अपना लाइफ पार्टनर भी चुन रहे हैं जी। तो ये बहुत जरूरी है कि ये उनको समझाया जाए कि पैसों के बारे में बात करने में कोई ऐसे झिझक नहीं होना चाहिए। उनको भी ये समझना पड़ेगा। शायद उनके घर में भी बेटियां होगी जो काम कर रही होगी। तो मेरे ख्याल से ये बदल रहा है, देश बदल रहा है। और मेरे हिसाब से ये, अगर मुझे पर्सनली आप पूछो तो ये कोई टैबू नहीं है, पर ये नीड ऑफ एन आवर है। आप कोई भी काउंसलर को पूछिए, आप कोई भी महिला को पूछिए, चाहे वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, पैसों के बारे में इंडिपेंडेंस तो सीधा उनकी डिग्निटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको देश का नव निर्माण करना है, महिलाओं का सशक्तिकरण सही मायने में करना है, तो ये एक टैबू नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से शादियां जो है वो टिकी रहेगी और आगे जाके ये बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि शादियां जो है वो टिकी रहेंगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, अहम जो है वो हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस बारे में जो है वो बात करने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आज के वक्त की ज़रूरत समझते हुए उतनी ही समझदारी से जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार दोनों परिवारों में जिनकी भी शादी हो रही है उनके खर्चे क्या हैं, फिनेंस को लेकर उनकी सोच क्या है, उनकी बचत से जुड़ी हुई आदतें क्या है, कितना वो निवेश जो है वो करना चाहते हैं। तो ये बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी अगर आपकी शादी होने वाली हो। खैर बहुत बहुत शुक्रिया अल्पा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में जो है हमें इस पूरे मुद्दे को समझाया है कि क्यों आखिरकार आज के वक्त में ये नीड ऑफ आवर बन चुका है कि हमें शादी से पहले इन तमाम पहलुओं पर बात करनी चाहिए कि किसका खर्चा कितना है, खर्चे को मैनेज कैसे करना है, निवेश जो है उसकी आदतें जो हैं वो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्पा जी आपका। पल्लवी जी, एक लाइटर नोट पे लास्ट में कि कोई भी पति को अपनी पति खर्चालू अच्छी लगेगी या समझ बूझ से पैसा बढ़ाने वाली अच्छी लगेगी, तो सारे पति देवों को ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नी को प्लीज फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट के लिए आगे बढ़ाइए, वो आपके पूरे घर का बहुत भला करेगी। और ये नहीं है कि हमने साथ में कितना पैसा बनाया, ये है कि हमने साथ में कैसे पैसे को मैनेज किया। बिल्कुल। यही शादी की एक अच्छी सच्ची एक असलियत है। सो थैंक यू वेरी मच पल्लवी जी, आज आपने मुझे बुलाया, मेरे दिल के बहुत करीब है विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी, तो आज मैंने दिल खोल के आपसे बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पा जी आपका, थैंक यू वेरी मच। तो याद रखिए कि रिश्तों में प्यार जितना ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है वित्तीय सच्चाई भी। जी हाँ, बात करिए, भरोसा बढ़ाइए और साथ मिलकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। अगले हफ्ते शक्ति की समृद्धि में होगी मुलाकात।